आज कक्षा 10वीं की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अपना टॉपिक जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से संबंधित है, जो हमने कल लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था। इसमें क्वेश्चन आता है कि यदि कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक की पट्टी डुबो दी जाए तो क्या होगा। तो आपने कहा था क्योंकि जिंक कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है, इसीलिए जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा। ये बात थी। अब दूसरा उदाहरण हमारे पास आता है कि ZnSO4 तथा AgNO3 का जलीय विलयन है, जबकि FeSO4 का विलयन हल्का हरा है। यदि कॉपर की पट्टी को इनमें डुबो दें तो कौन सा विलयन नीला हो जाएगा। ठीक है ना, तो कौन सा विलयन नीला हो जाएगा। तो हमने कहा कॉपर केवल Ag से अधिक क्रियाशील है। क्या कहा हमने कि जो कॉपर है वो है केवल इस सीरीज में जो Ag से ऊपर है, अतः कॉपर AgNO3 से Ag को विस्थापित कर देगी। ठीक है ना, क्यों कर देगी? क्योंकि कॉपर अधिक क्रियाशील है। हम कहेंगे Cu प्लस 2AgNO3 इजिकल टू, यहाँ से 2Ag को ये क्या कर देगी भाई, विस्थापित कर देगी। 2Ag अलग निकल जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास, Cu और NO3 का होल ट्वाइस। तो CuNO3 का होल ट्वाइस, ये रिएक्शन आ जाएगी। फिर कहेंगे कॉपर ZnSO4 तथा FeSO4 के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कॉपर का स्थान जिंक और Fe यानी कि आयरन से नीचे है विद्युत रासायनिक श्रेणी में। क्लियर होगी बात। अब आगे चलते हैं, इनकी रिएक्शंस को भी समझाऊं तो मैं, दिखाओ कॉपी। यहाँ हमने कहा है कि भाई आपने कहा है Cu प्लस क्या AgNO3 इजिकल टू क्या होता है, CuNO3 का होल ट्वाइस। CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस ये जो है Ag को इसने अलग निकाल दिया तो यहाँ लिखेंगे 2Ag। क्लियर होगी बात। तो ये रिएक्शन तो संभव है, तो यहाँ पर तो हरा रंग आ जाता है। लेकिन बात करें हम कॉपर प्लस ZnSO4 और कॉपर प्लस FeSO4 तो रिएक्शंस नहीं होंगी। तो हम क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन। नो रिएक्शन क्यों लिखेंगे भाई? क्योंकि कॉपर का स्थान जिंक से और आयरन से नीचे है, इसलिए कॉपर कम क्रियाशील है। कम क्रियाशील है तो ये इनके लवण के विलयन से Zn को और Fe को विस्थापित नहीं करेगा। समझ में आई बात। अब आगे चलते हैं, आयनिक यौगिकों के गुण। ये टॉपिक पढ़ेंगे, आयनिक यौगिकों के गुण। अब देखो आयनिक यौगिकों के गुण में क्या पढ़ना है। आयनिक यौगिकों के सामान्य गुणधर्म निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं भाई सामान्य गुणधर्म इनके, वो देखेंगे। सबसे पहले भौतिक प्रकृति देखेंगे। हम क्या कहेंगे, धनात्मक एवं ऋणात्मक आयनों के बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस, अवाष्पशील, उच्च घनत्व के होते हैं। क्या क्या होते हैं भाई? धनात्मक एवं ऋणात्मक आयनों के बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस, अवाष्पशील, उच्च घनत्व के होते हैं। ये यौगिक प्राय भंगुर होते हैं। कैसे होते हैं? भंगुर, तथा दबाव देने पर टूट जाते हैं। अगर हम इन पर दबाव देते हैं तो ये टूट जाते हैं। कौन? धनात्मक एवं ऋणात्मक आयनों के बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक की बात कर रहे हैं बेटे हम। आयनिक यौगिक ठोस होते हैं, अवाष्पशील होते हैं, उच्च घनत्व के होते हैं और प्राय भंगुर प्रकृति के होते हैं। दबाव देने पर ये क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। क्लियर होगी बात। आगे चलो, आगे है हमारा गलनांक और कवथनांक।
आयनिक यौगिकों के किसके पढ़ रहे हैं हम? आयनिक यौगिकों के गलनांक और कवथनांक बहुत उच्च होते हैं क्योंकि इनके अणुओं के मध्य उपस्थित स्थिर विद्युत आकर्षण बल को तोड़ने के लिए बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बहुत ही ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है इनके बीच में उपस्थित बल को तोड़ने के लिए, इसीलिए इनके गलनांक और कवथनांक उच्च होते हैं। जितनी ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी बॉन्ड को, इनके बीच में जो बना हुआ बॉन्ड है उसे तोड़ने के लिए, उतने ही ज्यादा इनके गलनांक और कवथनांक होंगे। फिर बात करते हैं विलेयता की। किसकी? विलेयता। विलेयता होती है सोल्युबिलिटी। क्या भाई? सोल्युबिलिटी बोलते हैं हम इसको, विलेयता को। देखो क्या क्या पढ़ना है इसमें। प्रायः यौगिक, कौन यौगिक? आयनिक यौगिक जल में घुलनशील, बेंजीन, केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अघुलनशील होती है। जल में तो घुलनशील, बाकी इन सब चीजों में अघुलनशील होती हैं। विलेयता का पता चलेगा। विद्युत संयोजी यौगिक विद्युत अपघट्य होते हैं। विद्युत अपघट्य मतलब जिनके जलीय विलयन में करंट बह जाता है। समझ में आई बात? जिनके जलीय विलयन में करंट बहने का गुण होता है। ये जल में घुलने पर धनायन तथा ऋणायन में विघटित हो जाते हैं। किस किस चीज में टूट जाते हैं? धनायन में और ऋणायन में टूट जाते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है हमारा पॉइंट विद्युत चालकता। विद्युत चालकता की बात करते हैं तो हम क्या कहेंगे? आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते। ये जब तक ठोस अवस्था में होते हैं तब तक इनमें करंट नहीं बहता। ठीक है नहीं? आयनिक यौगिक कैसे होते हैं? जैसे NaCl। ठीक है, जैसे NaCl नमक होता है जैसे। समझ में आ गई बात? क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती। ठोस अवस्था में क्या नहीं होता भाई? संरचना दृढ़ होती है, रिजिड होती है। समझ में आई बात? रिजिड का मतलब दृढ़। इसके कारण आयन गति संभव नहीं होती। लेकिन आयनिक यौगिक विलयन या गलित अवस्था में, जो आयनिक यौगिक होते हैं उनकी तो विलयन अवस्था ही होती है भाई। आयन तो लिक्विड स्टेट में ही तो बनते हैं। विलयन या गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, उनमें करंट का बहाव होता है। क्योंकि द्रवित अवस्था में आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं एवं विद्युत का चालन करते हैं। क्या करते हैं भाई? विद्युत का चालन करते हैं। क्लियर होगी बात? अब देखो ज्वाला का रंग। ज्वाला का रंग में क्या है? इस टॉपिक में ये बात क्यों आई ज्वाला का रंग? तो देखो, जब आयनिक यौगिक को ज्वाला में गर्म करते हैं, आयनिक यौगिकों को ले जाओ और गर्म करना शुरू करो तो ये रंग देते हैं। क्या करते हैं? रंग देते हैं। जैसे NaCl सुनहरी पीले रंग की ज्वाला देता है, KCl बैंगनी रंग की ज्वाला देता है, BaCl2 सेब जैसा हरा रंग देते हैं। ठीक है, BaCl2 सेब जैसा हरा रंग देते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आगे देखो, धातुओं की प्राप्ति। धातुओं की कैसे प्राप्ति करेंगे बेटे? देखो, पृथ्वी का निर्माण करने वाले तत्वों में अधिकतर धातुएं हैं। ठीक है, अधिकांशतः क्या है भाई? धातु। समझ गए? समुद्री जल में भी कुछ विलेय लवण जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि पाए जाते हैं। समुद्र के जल में यही चीजें तो होती हैं भाई। NaCl होता है, MgCl2 होता है। अपनी रासायनिक क्रियाशीलता के आधार पर प्रकृति में ये दो रूपों में पाई जाती हैं। कौन? धातु में। कितने रूपों में पाई जाती हैं? दो रूपों में। कौन कौन सी? मुक्त अवस्था और दूसरी संयुक्त अवस्था। तो पहले मुक्त अवस्था में देखेंगे, इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट को हम स्वतंत्र अवस्था भी कह देते हैं, मतलब जिस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता। तो क्या कहेंगे? जिन धातुओं की क्रियाशीलता बहुत कम होती है, जैसे उत्कृष्ट धातुएं, अक्रिय धातुएं, मतलब जो किसी के साथ कोई क्रिया नहीं करती। इन्होंने कहा क्रियाशीलता बहुत कम होती है। ठीक है, वे प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम। ये पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ आई थी ना, पीरियोडिक टेबल में या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में? बेटे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ही तो आई थी। AU नहीं आया था, AG नहीं आई थी।
प्लेटिनम नहीं आया था, ये नीचे की तरफ थी इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। जो नीचे की तरफ होती हैं वो कम क्रियाशील होती हैं, कम क्रियाशील होती हैं तो किसी के साथ कोई क्रिया नहीं करती और स्वतंत्र अवस्था में पाई जाएंगी। अब आगे देखो, संयुक्त अवस्था में। संयुक्त अवस्था में नाम से ही पता चल रहा है, इसका मतलब ये किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई क्रिया जरूर करती हैं। जब भी तो अकेली नहीं रहती, जब भी तो ये किसी न किसी के साथ क्रिया करके कंबाइंड फॉर्म में आ जाती हैं। देखो कैसे, जिन धातुओं की क्रियाशीलता अधिक होती है वे धातुएं प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, एल्यूमिनियम आदि। अब हम इनको अगर चेक करना चाहें तो पीरियडिक, इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो हमारी विद्युत रासायनिक श्रेणी हमने पढ़ी है अभी अभी, उसमें अगर हम इनको देखें तो ये टॉप पर मिलेंगे, टॉप पोजीशन पर मिलेंगे, ऊपर की तरफ मिलेंगे। समझ में आई बात? कहाँ मिलेंगे? ऊपर की तरफ मिलेंगे। समझ गए? अब देखो भाई आगे हम क्या कहेंगे, खनिज। खनिज क्या है? खनिज का पता है? देखो, पृथ्वी के भूपर्पटी में, भूपर्पटी मतलब ऊपरी सतह जिसमें खेती करते हैं हम, में धातुओं के यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। धातुओं के यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। जैसे बॉक्साइट तथा क्ले दोनों एल्यूमिनियम के खनिज हैं। कौन कौन? बॉक्साइट तथा क्ले दोनों क्या हैं? एल्यूमिनियम के खनिज हैं। इस प्रकार कॉपर पायराइट, क्या क्या? कॉपर पायराइट कॉपर का खनिज है। कॉपर पायराइट किसका खनिज है? कॉपर का। क्यों? क्योंकि इसमें कॉपर अधिक मात्रा में मिलता है। ठीक है। खनिज में मिट्टी, कंकड़, रेत आदि अपद्रव्य भी होते हैं। अपद्रव्य मतलब अशुद्धियां भी होती हैं, जिन्हें हम अधात्री या गैंग कह देते हैं। इनको हम क्या कह देते हैं? अधात्री या गैंग। ठीक है। पता चलेगा खनिज क्या होते हैं। पृथ्वी की ऊपरी सतह में यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं वही है खनिज। समझिए। अब बात करते हैं अयस्क की। किसकी? अयस्क। क्या होते हैं अयस्क? में खनिज जिनमें से धातुओं का निष्कर्षण, मतलब में खनिज जिनमें से धातुओं का निष्कर्षण कम लागत में सरलता पूर्वक तथा अधिक मात्रा में किया जा सके। खनिजों में से, में खनिज जिनमें से धातुओं का निष्कर्षण कम लागत पर, कम खर्च पर, सुविधा पूर्वक, सरलता पूर्वक, अधिक मात्रा में किया जा सके। ठीक है। अयस्क कहलाते हैं। अर्थात अयस्क कैसे प्राप्त हो रहे? खनिज से। तो हम क्या कहेंगे? जैसे बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है भाई? एल्यूमिनियम का। सभी अयस्क खनिज होते हैं भाई। अयस्क खनिजों से नहीं प्राप्त हो रहे। इसने कहा सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। मतलब बात को ध्यान रखना, ए के बाद आता है खे। अयस्क तो खनिज हो सकते हैं, लेकिन खे से ए नहीं प्राप्त हो सकता। मतलब सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। क्लियर होगी बात? ये कोड आपको ध्यान रखना है। कंप्लीट होगी बात? निष्कर्षण निकालना। निष्कर्षण हो बेटे शुद्ध रूप में प्राप्त करना किसी धातु का। समझिए, किसी धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त करना ही उसका क्या कहलाता है? निष्कर्षण कहलाता है। समझ में आ गई बात या आई नहीं? अब हम आगे चलते हैं। एक टॉपिक हमारा आता है इसमें, क्या? जिसका नाम है, बहुत बड़ा है अभी तो चैप्टर ये है, कोई बात नहीं। देखो हमारा नया टॉपिक है अब, खनिज व अयस्क में अंतर बताइए। हैं? खनिज व अयस्क में अंतर बताइए। खनिज को अंग्रेजी में मिनरल्स बोल देते हैं, अयस्क को कहते हैं ओर। क्या? ओर। ORES, ओर। देखो, जिन प्राकृतिक पदार्थों में धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं, क्या कहा? जिन प्राकृतिक पदार्थों में धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? पृथ्वी के अंदर यौगिक किस रूप में होते हैं? धातुओं के यौगिक ही तो होते हैं पृथ्वी के अंदर।
ऊपरी सतह पर, अभी अभी हमने पढ़ा है कि पृथ्वी के अंदर ऊपरी सतह पर जो यौगिक प्राप्त होते हैं वो धातुओं के यौगिक होते हैं और उन्हीं को हम खनिज कहते हैं। इसके बाद हम क्या कहेंगे इसमें, जिन खनिजों से लाभदायक तथा सुविधापूर्वक ढंग से कम खर्च पर अधिक मात्रा में धातु प्राप्त की जाए उन्हीं को हम खनिज, उन खनिजों को ही अयस्क कहते हैं। ठीक है, उन खनिजों को ही हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। दूसरा पॉइंट, बहुत से खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा काफी अधिक होती है जबकि अन्य में धातु की प्रतिशत मात्रा बहुत कम होती है। खनिजों की बात कर रहे हैं, बहुत से खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा काफी ज्यादा होगी जबकि अन्य में धातु की प्रतिशत मात्रा बहुत कम होगी। दूसरा, धातुओं की प्रतिशत मात्रा सभी अयस्कों में पर्याप्त रूप से होती है। क्या कहा, धातुओं की प्रतिशत मात्रा सभी अयस्कों में पर्याप्त होती है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे चलो नेक्स्ट, कुछ खनिजों में बहुत अधिक अशुद्धियां होती हैं। क्या कहा भाई, कुछ खनिजों में बहुत अधिक अशुद्धियां होती हैं जो धातु के निष्कर्षण में रुकावट डालती हैं। ठीक भाई, अशुद्धियां होंगी, गैंग या अधात्री बोलते हैं हम इसको, अशुद्धियों को। हमने कहा कुछ खनिजों में बहुत अधिक मात्रा में अशुद्धियां या गैंग या अधात्री होती हैं जो धातु के निष्कर्षण में रुकावट डालती हैं। ठीक है, नहीं, अशुद्धियां तो रुकावट ही डाल रहे हैं बेटे। दूसरा, अयस्कों में कोई भी के आपत्तिजनक अशुद्धि नहीं हो। क्यों? क्योंकि अयस्कों को खनिजों से शुद्ध करके प्राप्त किया जाता है। समझ गए? जब शुद्ध करके प्राप्त किया जाता है तो इसमें फिर अशुद्धियां होती भी हैं तो बहुत थोड़ी होती हैं। अब देखो यहाँ नेक्स्ट क्या कहेंगे, सभी खनिजों को धातु निष्कर्षण के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। धातु निष्कर्षण के लिए मतलब धातु की प्राप्ति के लिए उपयोग में नहीं ला सकते हम सभी खनिजों को। सभी खनिज अयस्क नहीं होते। अभी अभी हमने कहा तो था सभी खनिज अयस्क नहीं होते, सभी खनिज अयस्क नहीं होते, ये बात कही थी। दूसरा पढ़ो पॉइंट, क्या कहा, सभी अयस्कों को धातु निष्कर्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि ये शुद्ध मात्रा में प्राप्त होते हैं। हमने कहा सभी अयस्कों को धातु निष्कर्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है। सभी अयस्क खनिज होते हैं। अब हमने ये बात पहले भी पढ़ी थी कि सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। ये बात ध्यान रखने की है। अंतर भी आता है दोनों में। 1 नंबर में हर साल बोर्ड में पूछा जाता है कि अयस्क तथा खनिज में अंतर बताइए, तो आप कहेंगे सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। क्लियर होगी बेटे बात? आज के लिए यहीं तक रहने दो, बाकी करेंगे कल। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थी खूब मेहनत से अपना कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। जल्द ही आप लोगों को विद्यालय की कक्षा में मिलेंगे और आपका पूर्ण कार्य चेक होगा।